Kitchit 3 Products Private Limited, expanding pan-India for 9 zones. Every zone have 81 branches, inviting master and unit franchise, moderate investment, high return, business handled by company, online and offline marketing for all kind of business, K3 Digital Marketing, K3 Event Management, K3 Wedding Planner, K3 Catering, K3 Real Estate Consultant, K3 Trading, K3 Study Abroad, K3 Jobs Abroad, K3 Films, K3 Media and K3 Training. Investment starts from 6 lakhs. For more details, you can contact us on our number 95490 59333 or you can mail us at director@kitchit3.com. You can visit our site www.kitchit3.com. We are located at Vaishali Nagar, Jaipur. नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां पर पहली बार डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं और सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू होने के साथ ही मतदान केंद्रों में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अभी तक आ रहे चुनावी रुझान भी ये बता रहे हैं कि कड़ाके की ठंड के बावजूद मैदानी और पहाड़ी इलाकों में लोग वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। मतदान की ये प्रक्रिया दोपहर 2 बजे तक चलेगी। पहले चरण में ये मतदान 43 सीटों के लिए हो रहा है। इनमें जम्मू की 18 और कश्मीर की 25 सीटें शामिल हैं। इसके साथ ही कुछ इलाकों में पंचायत उपचुनाव के लिए भी वोटिंग हो रही है। पहले चरण में करीब 296 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के ये चुनाव 8 चरणों में होने हैं। 28 नवंबर को शुरू हुई ये चुनावी प्रक्रिया 19 दिसंबर तक चलेगी। 22 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। चुनावी मैदान में करीब 1475 उम्मीदवार हैं, जिनके भाग्य का फैसला उसी दिन किया जाएगा। कश्मीरी संभाग के सभी मतदान केंद्रों के अलावा जम्मू संभाग के पहाड़ी इलाकों में बनाए गए मतदान केंद्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पहली बार जिला विकास परिषद के चुनाव हो रहे हैं और इन चुनावों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिनमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। चाहे कड़ाके की ठंडी वहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद लोगों का जो हौसला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि उनकी बेटी ने मीडिया को जानकारी दी है कि उन्हें घर में नजरबंद किया गया है। हालांकि महबूबा मुफ्ती को लेकर के जो प्रशासन है उसका कहना है कि उन्हें किसी भी तरह से नजरबंद नहीं किया गया है। महबूबा की बेटी से मिली जानकारी के मुताबिक महबूबा को बेटी के साथ घर में नजरबंद कर लिया गया है और दोनों में से किसी को भी घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। दरअसल महबूबा मुफ्ती शुक्रवार को पुलवामा का दौरा करने वाली थी, लेकिन वो दौरे पर नहीं जा पाए। मामले को लेकर महबूबा मुफ्ती ने खुद भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्हें फिर से अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है और पिछले 2 दिनों से जम्मू और कश्मीर प्रशासन उन्हें पुलवामा में पार्टी नेता वहीद उर रहमान के परिवार से मिलने की इजाजत नहीं दे रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के मंत्रियों और सहयोगियों को कश्मीर के हर कोने में घूमने की इजाजत है, लेकिन सुरक्षा उनके मामले में ही एक समस्या है। हालांकि आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के शर्मा ने बताया कि महबूबा मुफ्ती को नजरबंद नहीं किया गया है। पुलिस ने उन्हें सुरक्षा जोखिम के चलते पुलवामा की यात्रा न करने की सलाह दी है। तो महबूबा मुफ्ती की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि अब उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें घर में अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है। हालांकि प्रशासन पहले ही साफ कर चुका है कि उन्हें किसी भी तरह से अवैध रूप से हिरासत में नहीं रखा गया है। साल 2020-21 की दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़े आ चुके हैं। हालांकि जो जीडीपी के आंकड़े हैं वो नेगेटिव रहे हैं, लेकिन पिछली जीडीपी की से अगर तुलना करें तो इस बार अच्छे आंकड़े सामने आए हैं। अगर पहली तिमाही से तुलना करें तो अर्थव्यवस्था को रिकवरी मिली है, लेकिन इसके बावजूद नेगेटिव ग्रोथ मंदी पर जरूर मुहर लगा रही है। जुलाई सितंबर तिमाही में जीडीपी में 7.5% की गिरावट आई है। पहले तिमाही में जीडीपी में 23.9% की अभूतपूर्व गिरावट आई थी। कोरोना वायरस संकट के बीच शुक्रवार को दूसरी बार जीडीपी के आंकड़े आ गए हैं। साल 2020-21 की दूसरी यानी सितंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में 7.5% रही।
ये आंकड़े पहली तिमाही की तुलना में अर्थव्यवस्था को रिकवरी देने की गवाही देते हैं। बावजूद इसके नेगेटिव ग्रोथ अर्थव्यवस्था के लिए सही संकेत नहीं है। लगातार 2 तिमाही में नेगेटिव ग्रोथ मंदी मानी जाएगी। तो जो रेटिंग एजेंसियां हैं, जो सरकारी एजेंसियां हैं, उन्होंने ये उम्मीद जताई थी कि जो जीडीपी है वो 7 से 8% तक उसमें गिरावट देखी जा सकती है, और जो आंकड़े आए हैं वो बता रहे हैं कि जो जीडीपी है उसमें 7.5% की गिरावट आई है। हालांकि लगातार 2 तिमाही में गिरावट आर्थिक मंदी की ओर इशारा करती है, लेकिन इसके बावजूद जो पिछली तिमाही में जीडीपी के आंकड़े थे उससे इस बार के आंकड़ों में रिकवरी देखने को मिली है। जीडीपी का 7.5% माइनस आना सेकंड क्वार्टर में ये बताता है कि देश की इकोनॉमी जो कोरोना के चलते हुए बहुत बुरी तरह डाउन चली गई थी, उसमें रिवाइवल आना कहीं ना कहीं शुरू हो गया। देखिए, हम सब जानते हैं कोरोना ने पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को झकझोर के रख दिया। वही कुछ इम्पैक्ट हिंदुस्तान की इकोनॉमी में हमने देखा। पहले क्वार्टर में जीडीपी 23.9% माइनस करी, अब वो 7.5% माइनस रह गई है। और उसके बाद Q3 जिसमें अभी हम हैं, उसका अगर डेटा देखें, चाहे जीएसटी कलेक्शन, चाहे कार और टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग या रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन और प्राइसेस का डेटा देखें, तो उससे पता चलता है कि Q3 में रिकवरी ज़्यादा फास्ट हो रही है। प्री दिवाली सेल्स अच्छी रही हैं, और जो अभी पोस्ट दिवाली नॉर्थ इंडियन मैरिज सीजन है उसके अंदर भी अच्छी परचेजिंग हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को जो बहुत मेजर सेटबैक लगा था इकोनॉमी हिंदुस्तान की, उससे रिकवरी के पाथ पे आ गई है। अब रिकवरी की रफ्तार कितनी तेज होगी, कितनी फास्ट होगी, कितना जल्दी हम रिसेशन से बाहर आएंगे, वो डिपेंड करेगा कि सरकार किस तरीके से चीज़ों को आगे चलाती है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशदल.com का मानना है कि हिंदुस्तान सरकार को एक बहुत बड़ा स्टिमुलस पैकेज इस समय देना चाहिए। अगर इस समय बड़ा स्टिमुलस पैकेज दे दिया जाता है तो वो असर करेगा, बिकॉज इकोनॉमी ने रिकवर करना शुरू कर दिया है। इकोनॉमी रिकवरी पाथ पे है, तो ये सबसे बढ़िया समय है स्टिमुलस पैकेज देने का। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने पीछे 2 बहुत बढ़िया स्लोगन दिए थे, बीइंग वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत। आई थिंक ये एक बहुत अच्छी डायरेक्शन उन्होंने सेट की है, और कि कंट्री की इकोनॉमी चाहे अभी नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ है, बट रिकवरी के पाथ पे आ गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो रिकवरी कितनी फास्ट, कितनी जल्दी हम कर पाते। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्लाबोल जारी है। आपको बता दें कि गुरुवार को शुरू हुआ ये प्रदर्शन आज तीसरे दिन भी लगातार जारी है। किसान लगातार सरकार से इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि किसानों को दिल्ली में बुराड़ी के निरंकारी समागम में प्रदर्शन करने की इजाजत मिल गई है, लेकिन किसान अभी भी सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं। दरअसल आज दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर किसानों की मीटिंग है, जिसमें किसान ये तय करेंगे कि वे दिल्ली में बुराड़ी के निरंकारी समागम जाएंगे या फिर वहीं पर प्रदर्शन जारी रखेंगे। बता दें कि दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में किसान प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं, लिहाजा टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात देखने को मिल रहे हैं। तो किसानों का हल्लाबोल लगातार जारी है। किसान सरकार से साफ कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि सरकार 3 नए कृषि कानूनों को लेकर आई है उन्हें वापस ले। हालांकि सरकार का कहना है कि जो 3 नए कृषि कानून हैं वो किसानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। जो किसान हैं उन्हें फसल की जो पैदावार है उसके अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन इसके बावजूद किसानों का कहना है कि अगर सरकार के ये कानून इसी तरह से लागू रहते हैं तो जो मंडियां हैं उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और जो कॉरपोरेट जगत है उसकी खेती में भी पकड़ मजबूत हो जाएगी, यानी कि किसानों के हाथ से उनकी खेती छिन सकती है। तो अब कुल मिलाकर देखने वाली बात ये होगी कि किसानों की जो बैठक आज होनी है उसमें क्या कुछ फैसला निकलता है और किसान के उस फैसले के बाद आखिर क्या कुछ नई रणनीति बनाई जाती है। क्या किसान दिल्ली के निरंकारी भवन में प्रदर्शन के लिए मानते हैं या फिर सरकार को किसानों के आक्रोश का गुस्सा जो है किसानों का वो यूं ही आगे भी झेलना पड़ेगा।
देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसने आम जनता से लेकर सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। और अब जनता से लेकर सरकार को एकमात्र उम्मीद कोरोना की वैक्सीन से है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कोरोना वैक्सीन निर्माण की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज 3 अलग अलग शहरों के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी आज अहमदाबाद पहुंचे। बता दें कि अहमदाबाद के अलावा पीएम पुणे और हैदराबाद का दौरा भी करेंगे और विकसित किए जा रहे कोविड-19 वैक्सीन से जुड़े कार्यों की समीक्षा करेंगे। पीएम मोदी अहमदाबाद में जायडस कैडिला संयंत्र, पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और हैदराबाद में भारत बायोटेक का दौरा करेंगे और वैक्सीन निर्माण की तैयारियों का जायजा लेने के बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है 3 शहरों के दौरे पर हैं, जिसके बाद वो वहां पर जो कोरोना वैक्सीन है उसके निर्माण की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। इसके बाद वो हैदराबाद और पुणे का दौरा करेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि जो ये कोरोना वैक्सीन है वो आम जनता तक कब तक पहुंच पाती है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री न सिर्फ कोरोना वैक्सीन के निर्माण की तैयारियों का जायजा लेंगे, साथ ही किस तरह से कोरोना वैक्सीन को लोगों के बीच में बांटा जाएगा, पहले कौन से लोगों को कोरोना वैक्सीन मिलेगी, इन सब को लेकर के रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 शहरों के दौरे पर हैं, जिसके बाद वो वहां पर कोरोना वैक्सीन के निर्माण की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तो देश में कोरोना के बढ़ते मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो सरकार की गाइडलाइन है उनका पालन होना चाहिए और जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती है तब तक नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के पालन को जरूरी बताया। साथ ही सवाल पूछा कि क्या जमीनी स्तर पर ये नियम लागू हो रहे हैं, आखिर इसकी जमीनी हकीकत क्या है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पूरे देश में गाइडलाइन लागू करने के निर्देश दिए हैं। देश में कोरोना की स्थिति पर सुनवाई के साथ सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के राजकोट के कोरोना अस्पताल में लगी आग के मामले पर भी स्वतः संज्ञान लिया। मामले को लेकर कोर्ट ने गुजरात सरकार से भी रिपोर्ट मांगी है। तो जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। दरअसल सरकार भी लगातार लोगों से 2 गज की दूरी और मास्क लगाने का आह्वान कर रही है, क्योंकि जो कोरोना की महामारी है उससे लड़ना न सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है बल्कि आम लोगों के लिए भी उससे लड़ने के लिए अपनी भागीदारी को दर्ज कराना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो ये बीमारी है वो आम जनता को काफी परेशान कर रही है। और जब तक जनता खुद से जागरूक नहीं होगी, जब तक जनता खुद मास्क नहीं लगाएगी, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके नियम का पालन नहीं करेगी, तब तक कोरोना महामारी से निजात मिलने की संभावना बहुत कम है। और अब जो उम्मीद वैक्सीन से है, अब देखने वाली बात ये होगी कि वैक्सीन कब तक देश में उपलब्ध हो पाती है। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक जो लोग हैं उन्हें पूरी तरह से सावधानी बरतने की जरूरत है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को बॉम्बे हाईकोर्ट में बड़ी जीत मिली है। आपको बता दें कि जो कंगना रनौत का पाले हिल में दफ्तर तोड़ा गया था, उस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बीएमसी की मंशा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक कंगना के दफ्तर में हुए नुकसान का मूल्यांकन होगा। कोर्ट ने माना कि ये सभी चीजें कंगना को धमकाने के मकसद से की गई थी और बीएमसी की मंशा ठीक नहीं थी। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि कंगना के ऑफिस में हुए हर्जाने को बीएमसी भरेगा और कंगना बीएमसी से दफ्तर बनाने के लिए आवेदन करेंगी। 3 महीने के अंदर आर्किटेक्ट डैमेज की जांच करेगा और दफ्तर के बाकी जिस हिस्से को बीएमसी अनाधिकृत बता रही है उसे नियमित किया जाएगा। बता दें कि कोर्ट का ये फैसला दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के करीब 2 महीने तक चली बहस के बाद सुनाया गया है। कंगना के आपत्तिजनक बयानों और पोस्ट पर कोर्ट ने उन्हें सोच समझकर बोलने की सलाह दी है। कोर्ट ने कहा कि कंगना के बयान गैर जिम्मेदाराना हैं, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि ऐसे बयानों को नजरअंदाज किया जाए। तो बॉम्बे हाईकोर्ट में कंगना रनौत को बड़ी जीत मिली है। साफ तौर पर कोर्ट ने कहा है कि जो कंगना का दफ्तर गिराया गया है उसके पीछे जो बीएमसी की मंशा थी वो ठीक नहीं थी, उसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनाधिकृत बताया है। साथ ही हालांकि कोर्ट ने कंगना रनौत के जो बयान है उन्हें भी गैर जिम्मेदाराना बताया है, लेकिन साफ ये भी कहा है कि बेहतर तरीका यही है कि ऐसे बयानों को नजरअंदाज किया जाए।
यूपी में योगी सरकार के धर्मांतरण संबंधी बिल को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद अब ये कानून यूपी में लागू हो चुका है। यानी कि अब जो धर्मांतरण के नियम जो बातें सामने आती हैं यूपी में, तो वो जो है गैर जमानती होगा। यानी कि आपको अगर धर्मांतरण के आरोप में अगर आपको कोई सजा मिलती है तो वो गैर जमानती जुर्म होगा। आपको बता दें कि कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अध्यादेश को राज्यपाल से अनुमोदन के लिए बुधवार को राजभवन भेजा गया था, जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। राज्यपाल से अनुमति मिलने के बाद ये कानून के रूप में यूपी में लागू हो गया है। अब योगी सरकार को इस अध्यादेश को 6 महीने के भीतर विधानमंडल के दोनों सदनों में पास कराना होगा। बता दें कि योगी सरकार ने झूठ बोलकर, झांसा देकर या छल प्रपंच कर धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए यह अध्यादेश लाया है। इसके लागू होने के बाद झांसा देकर, झूठ बोलकर या छल प्रपंच करके धर्म परिवर्तन कराने वालों के साथ सरकार सख्ती से पेश आएगी। अगर सिर्फ शादी के लिए लड़की का धर्म बदला गया तो ऐसी शादी न केवल अमान्य घोषित कर दी जाएगी, बल्कि धर्म परिवर्तन कराने वाले को 10 साल तक की जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। तो लव जिहाद को लेकर जहां पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, वहीं यूपी सरकार एक नया अध्यादेश लेकर आई थी। हालांकि इस अध्यादेश में कहीं पर भी लव जिहाद का जिक्र नहीं है, लेकिन इसे लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि ये जो कानून है वो धर्मांतरण से संबंधित है। और अब जब कैबिनेट ने इसे राज्यपाल के पास भेजा तो राज्यपाल से इसको अनुमति मिल चुकी है। यानी कि साफ हो चुका है कि यूपी में अब ये कानून बन चुका है। अगर कोई भी किसी का जबरन धर्म परिवर्तन करवाता है या फिर धर्म परिवर्तन करके जबरन शादी करता है तो फिर उसे जो है सजा का प्रावधान रखा गया है। आपको बता दें कि अब योगी सरकार के सामने इस कानून को बनाए रखने के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। जो यूपी सरकार है उसे इससे विधानमंडल के दोनों सदनों में पास करवाना होगा, तभी ये कानून जो है पूरी तरह से यूपी में लागू हो जाएगा। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।